वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन हब। पिछली बार हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लेक्चर को देखा था और हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को 3 हिस्से में डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था। अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमने 3 हिस्से में जो डिवाइड किया था, वन इज समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम्स, अनदर इज साइटोक्रोम एंड द लास्ट वन इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनल एक्सेप्टर। अगर बात कर रहे हैं कोएंजाइम्स की, तो कोएंजाइम्स में हमने 2 पार्ट लिखा था, वन इज FMN, अनदर वन इज यूबिक्विनोन। इन दोनों कोएंजाइम से हमको जो पीछे रिमेनिंग हुआ, जो चीज़ बच के आई थी, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोजन एटम। और इस हाइड्रोजन एटम की असल में स्प्लिटिंग हुई थी प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। तो प्रोटॉन का मूवमेंट हो जाता था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता था ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेम्ब्रेन पे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसका लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव होंगे तो वहाँ पे कौन है, वहाँ पे है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। एंड देयर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की अगर बात की जाए तो हम उसे कह सकते हैं साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम को हमने कहा था कि साइटोक्रोम दे आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन विच विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन फेरस टू फेरिक फॉर्म, यानी फेरस से फेरिक फॉर्म में Fe2+ से Fe3+ फॉर्म में ऑसिलेट होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर वो ऑक्सीडाइज होंगे तो Fe3+ हो जाएंगे, अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो Fe2+ फॉर्म होंगे डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर बात की जाए साइटोक्रोम की, तो साइटोक्रोम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के साइटोक्रोम्स है। तो जैसे एक साइटोक्रोम्स में हम देख सकते हैं दैट इज समथिंग कॉल्ड साइटोक्रोम B(C1) एंड साइटोक्रोम C। और एक साइटोक्रोम है हमारे पास दैट इज साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स। तो जो हाइड्रोजन के स्प्लिटिंग होने से, हाइड्रोजन एटम की स्प्लिटिंग होने से प्रोटॉन का मूवमेंट हो जाता था मेम्ब्रेन स्पेस पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता था साइटोक्रोम पे। तो साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे होगा, साइटोक्रोम B(C1) से होगा, फिर साइटोक्रोम C पे होगा और साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा। और इसके बाद जो फाइनल एक्सेप्टर होगा, फाइनल एक्सेप्टर, दैट फाइनल एक्सेप्टर वुड बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फाइनल एक्सेप्टर वुड बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेंगे ताकि मेटाबॉलिक वाटर का प्रोडक्शन हो जाए। तो किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। तो अगर बात की जाए क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट हमें बचे थे दैट इज NADH2 और FADH2। यहाँ से हमें हाइड्रोजन बच रहा था, हाइड्रोजन एटम, तो इसको हमने स्प्लिट करवा दिया था प्रोटॉन्स में और एक इलेक्ट्रॉन्स में। तो अगर प्रोटॉन्स की बात की जाए तो H+ आयन, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो E- आयन, तो दैट इज E-। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो हम जैसे मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली एक मेम्ब्रेन ले सकते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो सकती है। तो हम इसे ले सकते हैं हम कह सकते हैं इसे आउटर मेम्ब्रेन। OM से मतलब है आउटर मेम्ब्रेन और हम इसे कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ होगा और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होते आगे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इनर मेम्ब्रेन पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन के कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हमने देख के आया था B(C1) AA3 कॉम्प्लेक्स, ये सब लोकेटेड होंगे इनर मेम्ब्रेन पे। और यहाँ से होते हुए फाइनल एक्सेप्टर जो होगा दैट फाइनल एक्सेप्टर विल बी ऑक्सीजन। फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन इस वजह से होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी और एफिनिटी बहुत ज़्यादा है।
तो वो फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन बनेगा और वो बन जाएगा O माइनस, और वो प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीछे प्रोटॉन भी बचे हैं H प्लस आयन। तो अगर बात की जाए हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन स्प्लिट हो रहा है प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो मेम्ब्रेन पे हो गया और प्रोटॉन का चले जाएंगे, तो प्रोटॉन चले जाएंगे मेम्ब्रेन स्पेस, तो प्रोटॉन चले जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है दो मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होंगे, प्रोटॉन जमा हो जाएंगे H प्लस H प्लस H प्लस, और ये क्या कर देंगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन चैनल है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन चैनल है, और ये मेम्ब्रेन चैनल एक चैनल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन चैनल दैट इज इट इज अ चैनल प्रोटीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस। इस चैनल प्रोटीन को हम कह सकते हैं एटीपी सिंथेस। हम उसको एटीपी सिंथेस को ब्रॉडली कहीं और पढ़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेस है। तो पहले हम क्या कह रहे थे कि H प्लस आयन ने अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, तो H प्लस के आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे बढ़ चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। और इस तरफ क्या है, जेल मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड जेल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जेल मैट्रिक्स में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये घूमते रहेंगे और यहाँ पे वैंडर करते हुए H प्लस आयन इस चैनल के थ्रू अंदर आ जाएंगे। तो जो भी H प्लस आयन जो घूम रहे थे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में घूम के कहाँ आ जाएंगे, फिर से जेल मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो H प्लस आयन इज मूव टूवर्ड्स फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू जेल मैट्रिक्स। तो फिर से ये H प्लस आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो पहले हाइड्रोजन एटम जो थे ये इंटर मेम्ब्रेन पे थे और इंटर मेम्ब्रेन से उसको प्रोटॉन को बना दिया हमने, मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। तो जेल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से फिर से जेल मैट्रिक्स पे वो आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन फाइनली मूव करता हुआ आ रहा था वो ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन बन जाएगा O माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो हम इसे कह सकते हैं O माइनस। तो ऑक्सीजन बन जाएगा O माइनस। और यहाँ से कुछ प्रोटॉन भी आ रहे हैं, तो ये कुछ प्रोटॉन आएंगे, तो इसमें से 2 प्रोटॉन इस्तेमाल हो सकता है। तो ये प्रोटॉन जो अंदर की तरफ आ चुका है, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो O माइनस है, तो O माइनस क्या कर सकता है, अपने अपोजिटली चार्ज प्रोटॉन को, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो O माइनस एंड H प्लस, O माइनस एंड 2 प्रोटॉन ये मिलके क्या कर सकते हैं, ये मिलके बना देंगे H2O मॉलिक्यूल, एंड दिस H2O मॉलिक्यूल इज मेटाबॉलिक वाटर, दिस H2O मॉलिक्यूल इज अ मेटाबॉलिक वाटर एंड इट इज नॉट एनीवेयर यूटिलाइज्ड इन द सेल और इन द बॉडी, बट इट इज बीन थ्रोन और एक्सहेल्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो इसको बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वाटर को बॉडी में कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, इसको एक्सहेल किया जाएगा आउटर एनवायरनमेंट में। और कैसे इसको एक्सहेल किया जाएगा, इसको एक्सहेल किया जाएगा वाटर वेपर के साथ। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये वाटर वेपर बन के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। तो ओरिजिनली ये स्कीम किस तरीके से चलेगी, स्कीमेटिकली कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, उसको अभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट था हमारे पास, तो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट समथिंग कॉल्ड एज NADH2 और क्रेब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट समथिंग कॉल्ड एज FADH। तो ये 2 प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल से और ये रेड्यूस फॉर्म के प्रोडक्ट है। तो हमको इसका करवाना है ऑक्सीडेशन, ताकि इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए और NAD+ और FAD+ फिर से रीजनरेट हो जाए और ये साइकिल में फिर से रीयूज हो सके, ताकि पीछे क्रेब्स साइकिल फिर से कंटिन्यूसली चल सके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे कंटिन्यूसली चल सके।
तो जो क्रेब्स साइकिल का रिमेनिंग प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज NADH2 एंड FADH2, इसका हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता था। तो इसका हाइड्रोजन एक्सेप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका था कि इसका हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है। तो NADH2 का एक्सेप्टर इज समथिंग कॉल्ड एज FMN एंड FADH2 का एक्सेप्टर इज समथिंग कॉल्ड एज यूबिक्विनोन। which is represented by COQ। तो अगर बात की जाए NADH2 की, तो NADH2 अपना हाइड्रोजन FMN को डोनेट करता था, तो इसका FMN का कन्वर्जन हो जाता था FMNH2 में। तो FMN का कन्वर्जन हो गया FMNH2 विच इज रिड्यूस फॉर्म। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ रिड्यूस फॉर्म। और ये क्या कर सकता है, यहाँ से अपने हाइड्रोजन को स्प्लिट करवाएगा। ये अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, स्प्लिट करवाएगा प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो चले जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो अभी हमने देख के आया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोक्रोम। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा यूबिक्विनोन के पास। तो हम इसे कह सकते हैं कि यूबिक्विनोन हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, COQ इन द रिड्यूस फॉर्म। तो कोएंजाइम Q ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो गया, कोएंजाइम Q रिड्यूस हो गया। तो अगर बात की जाए NADH2 से FMN की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो वो कन्वर्जन हो गया FMNH2 का, ताकि जो NADH2 ने FMN को अपना अगर हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा फिर से NAD। तो FMN के जाने के बाद, FMN के पास जाने के बाद ये FMNH2 हो जाएगा, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग करके आगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा देंगे। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए FADH2 की, FADH2 अपना हाइड्रोजन FMN को नहीं देगा, बल्कि FADH2 वो अपना हाइड्रोजन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा या फिर डोनेट करेगा टू यूबिक्विनोन, ताकि यूबिक्विनोन फिर से रिड्यूस फॉर्म में आ जाए। लेकिन अभी रिड्यूस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम Q और रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन को हमको रीऑक्सीडाइज करना है, तो हमको क्या करवाना होगा, कोएंजाइम Q विच कम्स इन हाइड्रोजन बाउंड फॉर्म और इन द रिड्यूस फॉर्म, तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन को रिमूव करवाना होगा। तो इसका हाइड्रोजन का रिमूव कैसे होगा, तो इसका हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो इस हाइड्रोजन एटम को स्प्लिट करना पड़ेगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन चले जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑन मेम्ब्रेन whereby there will be a presence of carrier। तो मेम्ब्रेन के ऊपर जो साइटोक्रोम कैरियर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन वहां पे चले जाएंगे। तो साइटोक्रोम कैरियर या फिर मेम्ब्रेन पे जो कैरियर है वो हमने देखा था, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम C। और उसके बाद जो बचा था दैट इज साइटोक्रोम A के साथ में AA3 कॉम्प्लेक्स, AA3 कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जो फाइनल एक्सेप्टर होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, फाइनल एक्सेप्टर इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो NADH2 ने अपना हाइड्रोजन FMN को डोनेट करवाया, लेकिन FADH2 ने अपना हाइड्रोजन डोनेट करवाया यूबिक्विनोन को। तो यूबिक्विनोन को डोनेट करने पे यूबिक्विनोन का कन्वर्जन हो गया कोएंजाइम Q इन द रिड्यूस फॉर्म, लेकिन हमको इसको फिर से रीऑक्सीडाइज करवाना है, इसको हमको फिर से रीऑक्सीडाइज करवाना है। तो इसका क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग करवा देंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन चलेगा मेम्ब्रेन स्पेस में, इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे साइटोक्रोम BC1 की तरफ, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो FMNH2 से आ रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऑलरेडी यूबिक्विनोन पे डाल दिया था, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम BC1 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन के सोर्स दो तरफ से है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स दो तरफ से आ रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है NADH2 की तरफ से, इलेक्ट्रॉन आ रहा है NADH2 की तरफ से, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है FADH2 के हाइड्रोजन के स्प्लिटिंग से। तो ये इलेक्ट्रॉन एक कॉमन पाथवे बना रहा है ऑन यूबिक्विनोन। तो ये यूबिक्विनोन के पास कह सकते हैं हम, या फिर साइटोक्रोम BC1 की तरफ ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा देंगे, ताकि साइटोक्रोम BC1 क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेकिन साइटोक्रोम BC1 को क्या करना है, फिर से रीऑक्सीडाइज होना है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे,
ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट करवा देंगे, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि ये साइटोक्रोम, दिस साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैरियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन कैरियर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फर्क है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन कैरियर की, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो वो होंगे जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देंगे, ये तो हो गए कैरियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद वो आगे किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करवाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन कैरियर की, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, साइटोक्रोम BC1 की तरफ, तो ये रिड्यूस हो गया। अब इसका हमें क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आ चुका है 2E-। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर रीऑक्सीडाइज करवाना है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे शिफ्ट हो जाएंगे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C की तरफ। तो साइटोक्रोम C का हो जाएगा रिडक्शन, साइटोक्रोम C हो जाएगा रिडक्शन। अब साइटोक्रोम C को फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेके आना है, फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेके आना है। तो साइटोक्रोम C क्या करेगा, अपने रिड्यूस फॉर्म के इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करवाएगा। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2E-, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे साइटोक्रोम A पे, और साइटोक्रोम A से वो ट्रांसफर हो जाएंगे AA3 कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम A3, ये पूरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो A साइटोक्रोम C से A की तरफ और A से AA3 कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और फाइनली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वो आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके O- में, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ने क्या करवा लिया, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा दिया। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इटसेल्फ आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट विल गोइंग टू टेक अप नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो चीज हमारे पास पीछे बच रही थी H+ आयन, तो उसको हमने देखा था वो किस तरीके से मेम्ब्रेन स्पेस में जाके ग्रेडियंट बना के फिर से वो दोबारा कहाँ आ चुके थे, जेल मैट्रिक्स में। O- जेल मैट्रिक्स में है, और वहां से चैनल प्रोटीन के अंदर से कौन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। तो प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पे 2H+। तो O- कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज H+ आयन को क्या कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट करवा सकते हैं। और अट्रैक्ट करवा के क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन हो जाएगा H2O के अंदर, H2O। एंड दिस H2O इज नथिंग बट, दिस H2O इज नथिंग बट मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर है, और इस मेटाबॉलिक वाटर को क्या किया जाएगा, एक्सेल किया जाएगा, एक्सेल्ड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर की तरफ एक्सेल करेंगे, उसी के साथ साथ ये मेटाबॉलिक वाटर अपने वाटर वेपर फॉर्म में, अपने वाटर वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी की पूरी चलेगी। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब हमने, ये तो लास्ट टॉपिक हुआ, रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक था। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन चैप्टर का एंड हुआ है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।